क्या हम अपने नेत्रों के समक्ष महात्रासदी को जन्म लेते देख रहे हैं? चीन की वर्तमान स्थिति को देखकर ऐसा ही लगता है। Almost 250 million people in China might have caught the COVID-19 virus. त्रासदी जिसका जन्म स्थान था चीन का एक प्रांत और जन्म का कारण था अप्राकृतिक भोजन। SARS, MERS, Ebola, 3 killer diseases that jumped from animals to humans. सामान्यतः लोग वन्यजीव नहीं खाते। चीन में कभी अधिकांशतः यही स्थिति हुआ करती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि चीनी लोग जंगल के लगभग सभी जानवरों को खाने लगे? क्या आप विश्वास करेंगे कि चीनी सरकार ने लोगों को जंगली जानवर खाने पर विवश किया? It's a perfect storm, really. पेट भरने की आपातकालीन स्थिति से लेकर बिलियन डॉलर उद्योग तक हर प्रकार के वन्य जीव आज चीन के वनों में नहीं, फैक्ट्रियों में पनप रहे हैं। फैक्ट्रियां जिनकी निर्माता चीन की सरकार है। In China, some pharmaceutical companies are experimenting with bear bile. सरकार का वो कार्य जिसने अपने जन्म से अब तक हर कुछ वर्षों में एक नए विषाणु को जन्म दिया। पूरा विश्व जिसे भुगत रहा है, चीन स्वयं भुगत रहा है, परंतु चीन की सरकार निद्रा में है। क्या उस पर कभी कोई शिकंजा कसा जाएगा? वर्तमान में चीन भूतकाल के किस कार्य का भुगतान कर रहा है? कैसे चीन की सरकार ने चीन के लोगों के भोजन को ही परिवर्तित कर दिया? कैसे दिखते हैं वन्य जीवों के ये खेत? और आज चीन की स्थिति में उस सरकारी निर्णय का योगदान क्या है? आज परतें स्वयं खुलेंगी रेड फाइल्स के इस प्रलंकारी प्रकरण में। हमारा समर्पण आकर्षक है तो इसी क्षण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चीन संसार का निर्यातक कहा जाता है, परंतु विषाणुओं का निर्यात संसार की आकांक्षाओं में नहीं था। लोग चमगादड़ खाने से इसका उद्गम मानते हैं, परंतु चीनी सरकार की एक नीति पर कोई बात नहीं करता, जिसने लोगों को वो खाने पर विवश किया जो साधारण मनुष्य नहीं खाता है। भारत में रहकर ऐसी सरकारी नीति सोच से परे है, अचंभित करती है। इस पर आगे बात करेंगे। अभी चीन की वर्तमान स्थिति देखते हैं। इस समय चीन के सभी आईसीयू भरे हुए हैं। शंघाई के समीप पड़ने वाला शीचियांग प्रत्येक दिन 10 लाख से अधिक केसेस दिखा रहा है। 26 दिसंबर को चीन से एक लीक्ड डॉक्यूमेंट के अनुसार एक दिन में 3.5 करोड़ से अधिक केस चीन ने देखे हैं। यदि आपके नेत्र अभी भी नहीं फटे हैं तो अब फटेंगे। चीनी ऑफिशियल्स के अनुसार पिछले 20 दिनों में 25 करोड़ लोग महामारी की चपेट में आए हैं, जो चीनी जनसंख्या का लगभग 18% है। ये सारे आंकड़े मीडिया द्वारा प्रेषित हैं। चीनी सरकारी डॉक्यूमेंट्स को अपना सोर्स बताते हैं। कितने सत्य हैं ये केवल चीन जानता है, परंतु कुछ वीडियो भी वातावरण गर्म कर रहे हैं। Long lines have been forming outside Beijing's clinics after an explosion of infections, triggered by an end to China's zero-COVID approach. Emergency rooms are filled to overflowing. Staff in full PPE are hard-pressed to find enough beds. And the crematorium fires burn non-stop while hearses wait outside. विषाणु वह गांवों तक पहुंच गया है। रक्त और ऑक्सीजन का अभाव है और स्थिति यह है कि चीन ने केसेस की संख्या बतानी ही छोड़ दी है। यह सब 90% टीकाकरण के पश्चात। भारत में प्रत्येक दिन कई फ्लाइट्स चीन से आती हैं। एयरपोर्ट्स पर थर्मल स्कैनिंग और हॉस्पिटल्स में मॉक ड्रिल चालू कर दी गई है। क्यों है चीन में ऐसी स्थिति? बहुत सरल कारण है। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी। विषाणु के फैलने को नहीं रोका जा सकता, यह समझते हुए विश्व के देशों ने विषाणु के साथ जीना सीखने का निर्णय लिया था। ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट से तीव्रता से फैलता था, परंतु प्राणघातक उससे कम था। ओमिक्रॉन तीसरी वेव लाया था और विश्व ने अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता इस कम प्राणघातक विषाणु वेरिएंट के साथ विकसित की, परंतु चीन में इस स्थिति में भी लॉकडाउन रखा गया। कारण था जीरो कोविड पॉलिसी। चीनी नागरिक विषाणु के साथ जीना नहीं सीख पाए। Just like in many other parts of China, everyone in Hangzhou has to take a PCR test several times a week. The country has become a gigantic testing laboratory. The cost this year is estimated to be nearly 2% of total economic output. और ये विषाणु ऐसे ही जन्म नहीं लेते। चीन में क्या खाया जा रहा है और कैसे चीनी सरकार ने वह सब बलपूर्वक प्रजा को खिलाया, वो आगे दिखाता हूं। अभी केवल एक उदाहरण देखिए। चीन का तुनयांग नगर, वहां एक विशेष डिश बनती है, कुंवारे लड़कों के अंडे। ऐसा नाम क्यों?
क्योंकि ये अंडे स्कूल में पढ़ रहे छात्रों का मूत्र एकत्रित करके उसमें उबाल कर ग्राहकों को बेचे जाते हैं लू से बचने के लिए। बच्चों को स्कूल समाप्त होते ही पकड़ लिया जाता है टैंक्स भरने के लिए, परंतु यह उदाहरण कुछ नहीं, आगे आपका जबड़ा और गिरेगा। चीन की स्थिति युद्ध के जैसी है और इसी स्थिति के मध्य जैविक शस्त्र के रूप में इस जीवाणु का प्रयोग किया गया है। ये बातें भी समक्ष आती रही हैं, इसके कुछ प्रमाण भी रखे गए हैं और ये सत्य हो सकता है। ऐसा एक चीनी पुस्तक द आर्ट ऑफ वॉर ही कहती है। इसने मुझे स्तब्ध कर दिया था और ये कुकू FM पर अवेलेबल है ऑडियो बुक की फॉर्म में, जो आपके समक्ष युद्ध के आरंभ से अंत तक एक एक रणनीति का खेल खोल कर रख देती है। क्या चीन ने यही नीतियां अपनाई? पुस्तक सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। वैसे ऐसी 10,000 से अधिक ऑडियो बुक्स कुकू FM पर है, वाणिज्य से लेकर बायोग्राफी और मोटिवेशन से लेकर स्पिरिचुअलिटी तक, और दाम दादा दादी के टाइम के हैं। 50% डिस्काउंट के लिए एक कोड भी है, भारद्वाज 50 BHARDWAJ 50, पहले 250 डाउनलोड्स पर। अब सब तो किताब नहीं पढ़ सकते, हाँ सुन अवश्य सकते हैं। अपनी पार्टी में गानों के स्थान पर कुकू FM की ऑडियो बुक्स बजाइए और ज्ञान पर नाचिए। ये ज्ञान आपका पूर्वाग्रह हटाएगा, एक पिज्ज़ा से भी कम दाम में। काम की जगह पैसा लगाइए। कुकू FM डाउनलोड करिए अभी, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है। पुनः चीन चलते हैं। क्या चीन जीवाणु पैदा करने की फैक्ट्री है? यदि है तो क्यों? ऐसी कौन सी चीनी सरकारी नीति थी जो आज विश्व पर विप्लव बनकर टूटी हुई है? वो आगे देखते हैं। यदि शत्रु समक्ष हो और सूक्ष्मदर्शी यंत्रों से भी ना दिखे तो क्या देखना चाहिए? बुद्धिमान लोगों के अनुसार इतिहास, परंतु बड़ी महामारी का इतिहास विचित्र है, हर 100 वर्षों में बड़े आकार में प्रकट होने का। 1720 में प्लेग का प्रकोप 1 लाख से अधिक लोगों को खा गया। 1820 के समीप उग्र हुआ हैजा केवल भारत में 10 लाख से अधिक लोगों को लील गया। चीन में यह संख्या 8 लाख और वियतनाम में 2 लाख थी। और 1920 में पैर पसारने वाला स्पेनिश फ्लू के प्रकोप से हुई मृत्यु संख्या कोमल हृदय वाले मनुष्य नहीं सुन पाएंगे। Spanish flu has been what some people call a forgotten pandemic, but it was a huge global calamity. In terms of the number of deaths, we're saying 50 to 100 million, far greater than the casualties of the First World War. 1918 से 1920 तक लगातार चला स्पेनिश फ्लू 1923 में फिर से लौट कर आया, फिर 1926 में फिर से वापस आया और 1929 में फिर से। ये विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में हुआ। चीन में आई कोरोना केसेस की जो बाढ़ है वो दिखाती है कि इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है। विश्व बौखलाया हुआ है और चीन इसका उत्तरदायी है, परंतु यह पहली बार नहीं हुआ है। Why do you keep calling this the Chinese virus? Why do you keep using this? A lot of people say it's racist. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. शब्द कठोर हैं परंतु सत्य के निकट हैं। विषाणु संक्रमण में चीन ने इतिहास लिखा है। 2020 से पीछे चलें तो 2013 में H7N9 वायरस चीन में जन्मा और सैकड़ों लोगों को लील गया। 2008 में उग्र हुआ H5N1 यानी बर्ड फ्लू 1996 में चीन में जन्मा और सैकड़ों लोगों को समाप्त कर दिया। और 2002 से 2004 के मध्य पसरा सार्स विषाणु चीन के क्वांगतुंग में जन्मा 2002 में, ये भी सैकड़ों मानवों को ले गया। Health officials are trying to get a grip on an alarming outbreak of SARS. The virus originated in mainland China. Has spread across the country. The disease had been festering for months in southern China. पर यह कहानी थोड़ी लंबी है। 1957 में फैलने वाला एशियाई फ्लू एक वायरस से फैला था। इसका जन्म भी चीन में बताया माना जाता है। लाखों लोग इसकी भेंट चढ़ गए थे और ये कहानी 5000 साल पहले तक जाती है। चीनी पुरातत्व विभाग के अनुसार 5000 साल पहले एक वायरस ने गांव के गांव समाप्त कर दिए थे। The latest on the deadly SARS virus, the worldwide death toll up again today. China has reported more than 1,400 cases of infection nationwide. It is what health officials have feared all along. ये नरभक्षी विषाणु केवल चीन में जन्म लेते हैं ऐसा नहीं है, परंतु चीन पंक्ति में सबसे आगे खड़ा है और दूसरा देश कोसों दूर है। क्या कारण है चीन में इन विषाणुओं के जन्म लेने का? जलवायु, भोजन या अप्राकृतिक संपर्क? वो आगे देखते हैं। कोविड-19 यानी 2019 में जन्मा कोरोना विषाणु कैसे फैला? ये सामान्य प्रमाण बताते हैं कि ये विषाणु चमगादड़ में था, वहां से पेंगोलिन नाम के जानवर में आ गया और वहां से मानवों में। कैसे हुआ ये हस्तांतरण? क्या पेंगोलिन नाम का ये जानवर है, ये चमगादड़ खाता है?
जी नहीं, यहाँ से चीन की वेट मार्केट्स कहानी में आगमन में आ जाती हैं। वेट मार्केट्स यानी वो स्थान जहां जीवित जानवर को ग्राहक चुनता है और ग्राहक के समक्ष ही उसे काट दिया जाता है। विश्व के कुछ स्थानों में मुर्गे ऐसे बिकते हैं, चीन में सब कुछ ऐसे ही बिकता है। यहाँ चमगादड़ ने पेंगुलिन में विषाणु छोड़ा। कैसे? The cages stacked above one over another. Animals at the bottom are often soaked with all kinds of liquid, animal excrement, pus, blood, or whatever the liquid they're receiving from the animals above. That's exactly how a virus can jump from one animal to another. If that animal then comes in contact with or is consumed by a human, the virus could potentially infect them. And if the virus then spreads to other humans, it causes an outbreak. क्या आ रहा है मस्तिष्क में कि पेंगुलिन जैसा जंगली जानवर कैसे मार्केट में बिकता है? ये सरकारी गेम है, पर उसे ज्ञात करने से पहले इन वेट मार्केट्स में क्या क्या बिकता है ये जानना चाहिए। मोर, सुअर, गैंडा, भालू, कछुआ, जंगली गाय, लोमड़ी, चूहा, चमगादड़, हिरण, शतुरमुर्ग, ऊंट, केकड़ा, मगरमच्छ और पता नहीं क्या क्या। ये केवल जंगली जानवरों की सूची है। जहां से विषाणु का विस्तार प्रारंभ हुआ वहां की मार्केट्स की सूची देखना चाहोगे? This is a sample menu reportedly from the market in Wuhan. These animals are from all over the world and each one has the potential to carry its own viruses to the market. अब भारत से बैठकर देखें तो ये भोजन सामान्य नहीं है। क्यों खाते हैं चीन में यह सब भोजन के रूप में? भारत में बस स्टैंड के पास वाली फार्मेसी यही काम करती है। The industry has been promoting these wildlife animals as tonic products, as bodybuilding, as sex enhancing, and of course as disease fighting. None of the claims can hold water. सभी चीनी ये सब खाते हैं ऐसा नहीं है। चीन का सामान्य मानव भी जो खाता है वो आपकी कल्पना से परे है, परंतु इन वेट मार्केट्स में गैंडा और बाघ जैसे जंगली जानवरों का भी विक्रय होता है जो कि अनाधिकृत रहा है। ये महंगा भोजन है, केवल प्रभावी मनुष्य ही इसे खाता है। The majority of the people in China do not eat wildlife animals. Those people who consume these wildlife animals are the rich and the powerful, a small minority. वहाँ का सामान्य मानव सिल्कवॉर्म, भेड़ का लिंग, बिच्छू, टूना की आंखें, मुर्गे के अंडाशय, सांप यह सब खा रहा है, जिनके चित्र भी दिखाने से एपिसोड देखने वालों को कदाचित उल्टियां कर सकते हैं। परंतु जंगली जानवर भी एक बड़ी संख्या में लोग खाते हैं। क्या हमेशा से ऐसा था? जी नहीं, आरंभ मृत्यु से बचने के लिए हुआ था, परंतु समय के साथ शौक बन गया और भोजन के इस अप्राकृतिक शौक के जन्मदाता है चीन की सरकार। कैसे, वो आगे देखते हैं। जंगल के सबसे भयानक जानवरों को आपकी प्लेट में सजना और एक बड़ी जनसंख्या के भोजन का अंग होना सामान्य नहीं। चीन में भी ऐसा नहीं था, परंतु फिर कुछ होता है जिसे संसार द ग्रेट लीप फॉरवर्ड के नाम से जानता है। The Great Leap Forward, an ambitious plan intended to transform China from an agrarian society into a modern, industrialized communist nation. But the Great Leap Forward resulted in a humanitarian and economic disaster. Between 30 and 50 million people died in the Great Chinese Famine. 60 के दशक में लगभग 5 करोड़ मानव एक अभियान में मारे गए जिसे सामाजिक क्रांति कहा जाता है। यह तथाकथित क्रांति इस प्रकरण का अंग नहीं, परंतु करोड़ों लोगों की मृत्यु का कारण था। एक बड़ा कारण भूख था। An estimated 30 to 50 million people died of starvation in the Great Chinese Famine. Hundreds of thousands were also executed or beaten to death on the communes after being denounced as rightists or counter-revolutionaries. It could be for the petty crime of stealing food for their starving family or simply questioning local officials. 1970 के आसपास चीन अपने 90 करोड़ लोगों को भोजन नहीं दे पा रहा था। सारा फूड प्रोडक्शन सरकार के हाथ में था, तो सरकार उत्तरदायी थी। माओ की मृत्यु हुई और उसके पश्चात 1978 में सरकार ने फूड प्रोडक्शन से सरकारी हस्तक्षेप को हटा लिया, यानी प्राइवेट प्लेयर्स भी अब स्वयं फूड प्रोडक्शन कर सकते थे। बड़ी कंपनीज ने बीफ, पोर्क की पैदावार की और उसके लिए जानवरों की फार्मिंग शुरू की, परंतु छोटे किसान मजदूर के पास कुछ नहीं था। वो जंगली जानवर पकड़कर उन्हीं की फार्मिंग करने लगे। At the very beginning, it was mostly peasant household backyard operation of turtles, for example. That's how wildlife farming started to get off the ground. और चीन की सरकार ने
इसे बढ़ावा दिया। Whatever productive activities they can find themselves in, you can lift yourself out of poverty. No matter what you are doing, that's okay. परंतु 1988 में बड़ा परिवर्तन आया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के माध्यम से, जिसमें सभी जंगली जीव सरकारी संपत्ति हो गए और इन जंगली जीवों की खेती करने वाले उपक्रमों को सरकारी संरक्षण प्राप्त हो गया और लिखित रूप से जंगली पशुओं को पालतू बनाने और प्रजनन को उत्साहित किया गया और इससे जन्म हुआ $1 बिलियन के उद्योग का, जिसमें भालू से शेर सबकी खेती होने लगी। There are a lot of farming operations that are allowed in China, including tiger farming. Some of the largest tiger farms exist in China. In total, there are over 6,000 tigers in the various farms versus fewer than 30 tigers in the wild. जंगली पशुओं की खेती और पैदावार बढ़ी तो ये पशु इन वेट मार्केट्स में बिकने लगे। On this amateur footage of similar markets before the epidemic, you can see live animals for sale in cages. Cats, dogs, porcupines, but also civet cats. लोग बड़ी संख्या में इन्हें खाने लगे और इसका क्या परिणाम हुआ? Health authorities have activated their most serious response level after an outbreak of a new type of viral pneumonia in central China. विषाणु के विस्तार के बाद चीन ने कुछ प्रतिबंध लगाए, परंतु चीन में वन्य प्राणियों की खेती और उनके भोजन के रूप में विक्रय के लिए चीन की सरकार ही उत्तरदायी है। आज क्या स्थिति है वो आगे देखते हैं। क्या ऐसा भोजन का भाग होना प्राकृतिक है? विज्ञान तय करे, परंतु कुछ मस्तिष्क बड़ा प्रश्न पूछ रहे हैं। चीन में सबको वैक्सीन लग चुकी है, तो ये मृत्यु का तांडव क्यों? और क्या भारत में भी यह संभव है? कुछ आंकड़े देखते हैं। चीन में लगी वैक्सीन वृद्ध लोगों में 60% तक बचाव करती है। भारत में लगी वैक्सीन 76% तक। वृद्ध लोगों में मृत्यु दर अधिक है इस महामारी में। दूसरा, भारत में एक बड़ी जनसंख्या दूसरी वेव के समय संक्रमित हुई थी, तो हर्ड इम्यूनिटी की कंडीशन है। और चीन में ओमिक्रॉन वायरस एक वेरिएंट के रूप में घूम रहा है, जो भारत में जुलाई से ही है। जुलाई से अब तक शांत है, तो आगे भी शांति की आशा है, परंतु तब भी सरकार और लोगों को सुरक्षा रखनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, ये विषाणु मानव सभ्यता का अंग ही नहीं बनने चाहिए। क्या करना पड़ेगा उसके लिए? कमेंट्स में बताएं। कुकू FM डाउनलोड करें अभी, इसी क्षण, क्योंकि ज्ञान जोड़ता है। अगले सप्ताह पुनः मिलेंगे द रेड फाइल्स के एक और विस्फोटक प्रकरण में।